अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत मुल्क में फलाही तरक्की में सबसे आगे। तेलंगाना असेंबली के दोनों ऐवानों से सालाना बजट के इजलास के मौके पर गवर्नर का खिताब। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। 6 फरवरी को पेश किया जाएगा रियासती बजट। 8 तारीख को होगी बहस। बाहर शेर की तरह दहाड़ने वाली गवर्नर असेंबली में सीएम केसीआर की हिदायत पर कर रही थी अमल। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने गवर्नर पर लगाया इल्जाम। असेंबली में गवर्नर का खुतबा झूठ पर मुबनी। बीजेपी रुकन असेंबली ईटेला राजेंद्र ने मीडिया पॉइंट पर की बात। तेलंगाना कांग्रेस एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने गवर्नर के खुतबे पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर का खुतबा गलत और गुमराहकुन। इफ्तिताह के करीब जेर तामीर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत में लगी जुमे की सुबह आग। फायर ब्रिगेड के अमले ने पाया आग पर काबू। वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली में सालाना बजट 2023-24 का इजलास आज जुमे से शुरू हुआ। इजलास के पहले दिन गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने असेंबली और काउंसिल दोनों ऐवानों से खिताब किया। 1 साल के बाद गवर्नर सुंदरराजन ने असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज मारूफ शायर कालोजी नारायण राव की नज्म पुट्टका निधि चाओ निधि ब्रतुकंता देशानिधि से किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क में फलाही तरक्की में सबसे आगे है और रियासत ने देही इलाकों में मियार ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी की है। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की 3.5 सालों में कामयाब तकमील और आलमी शोहरत याफ्ता रैतू बंधु स्कीम पर रोशनी डाली, जिसने किसानों को 65,000 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क के ज़राई शोबे में एक नई तारीख रकम की है। वहीं सेहत के शोबे में भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कॉरपोरेट तर्ज की खिदमात फराहम करते हुए एक नुमाया मुकाम हासिल किया है। गवर्नर ने तेलंगाना की तरक्की के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों की सराहना की, जिसमें 24 घंटे बरक़ी और पानी की फराहमी भी शामिल हैं। सुंदरराजन ने कहा कि पहले पानी पर झगड़े होते थे, लेकिन अब हुकूमत ने 24 घंटे पीने के साफ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया है। गवर्नर तमिलिसाई ने कहा कि तेलंगाना दोस्ताना सरमायाकारी पॉलिसी से IT और दीगर शोबों में MNC कंपनियों के लिए बेहतरीन और तरजीही मुकाम बन गया है। गवर्नर ने कहा कि 8.5 साल के खलील अरसे में तेलंगाना ने अपनी फलाही व बहबूदी स्कीमात से ऐसे कारनामे दिखाए हैं जिन्होंने मुल्क को हैरान कर दिया है। Has placed Telangana at number 3 in the country in terms of provision of health care of high quality. The government has improved the basic infrastructure facilities in all hospitals of the state. T diagnostic centers are established in 20 districts so far, and the balance 13 districts also are going to be established. A total of 104 dialysis centers are presently in the operation across the state. Oxygen beds are established in all the hospitals of the state. 4 super specialty hospitals are going to be constructed across 4 different directions in Hyderabad. It is planned to add 2,000 more beds in NIMS. In Warangal, a super specialty hospital with 2,000 beds is under rapid construction with an outlay of 1,100 crores. There were only 3 hospitals in the Telangana region which were established during the combined states rule. My government is moving forward with the aim of establishing a new medical college in every district. So far, 12 new medical colleges have been established. With this total number of 17 medical colleges in 16 districts have come into existence. They are providing medical education to students as well as treatment for patients. We will have 9 more medical colleges which will be established during the current financial year. The government has established
342 Basti Dawakhanas for the poor people in urban areas. The Dawakhanas are providing excellent services. Inspired by their success, the government has decided to establish Palle Dawakhanas. Telangana has made commendable progress in various health indicators due to interventions such as KCR kits, nutrition kits, Arogya Lakshmi and several more. तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी का इजलास तेलंगाना असेंबली के अहाते में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में फैसला लिया गया कि 6 फरवरी को रियासती बजट पेश किया जाएगा, जबकि 8 तारीख को बजट पर बहस होगी। वहीं गवर्नर की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पर हफ्ते को असेंबली में अरकान इजहार तशक्कुर करेंगे। इस महीने की 5 और 7 तारीख को असेंबली के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की असेंबली में तकरीर पर अपना तबसरा किया है। उन्होंने जुमे को मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बाहर शेर की तरह दहाड़ने वाली गवर्नर ने असेंबली में सीएम केसीआर की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल किया। उनका कहना था कि गलत हालात में सीएम केसीआर और गवर्नर तमिलिसाई के दरमियान समझौता हुआ है। जग्गा रेड्डी ने तनकीद की कि गवर्नर सीएम केसीआर की हिदायत पर अमल कर रही हैं। గవర్నర్ గారి యొక్క ప్రసంగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం చేసే పనులు గవర్నరు ప్రసంగంలో చదువుతారు। ఏ రాజకీయ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆ ముఖ్యమంత్రి రాసి ఇచ్చిన బుక్కే పథకాల బుక్కే గవర్నర్ చదువుతారు। గవర్నర్ బయట చాలా నరికింది, బయట పులితీరు కాండ్రి ఇచ్చింది, ఈడ పిల్లితీరు ప్రసంగం ఇచ్చింది। ఎందుకంటే ఆమె మైకట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆమె మాట్లాడాలి, పాపం ఆమె ఏదో మాట్లాడాలి, ఇది కూడా బాకీ లేకుండా పోతుందని మాట్లాడింది ఆమె। ఆ స్పీచ్ కూడా లేకుండా పోగలదేమని ఆమె భయం ఆమెకు ఉంది। మొన్నటిదాకా యుద్ధాలే నడిచినాయి, ఇద్దరి మధ్యలో రెండు బాణాలు కొట్టుకున్నాయి, బాగానే కొట్లాడి టీవీలలో, కానీ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి ఒకరొకరు దండాలు పెట్టుకున్నారు, ఒకరొకరు చిరునవ్వులు నవ్వుకున్నారు। పాపం ఆమె గత్యంతరం లేక అసెంబ్లీలో కనబడాలనుకున్నది, కనబడ్డది। ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ డైరెక్షన్లో నడుమన్నాడు ఆ డైరెక్షన్లో గవర్నర్ గారు నడిచింది। రాజీ కుదిరినట్టే। గవర్నర్ గారికి కేసీఆర్ గారికి తప్పని పరిస్థితిలో ఇద్దరు రాజీ కావాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఇద్దరు రాజీ అయిపోయారు। బీఆర్ఎస్కి బి ఉంది, బీజేపీకి బి ఉంది, తేడా ఏం లే, రెండింటికి బిఏ కదా। గవర్నర్ మూడో బి అనుకోండి, అంతే, ఏముందన్న। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे को बीजेपी रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने झूठ पर मुबनी करार दिया। मीडिया पॉइंट पर इटेला राजेंद्र ने बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव के हमरा बात करते हुए कहा कि 24 घंटे बरखी सरबराही का हुकूमत का दावा झूठा है। कई किसान बरखी की अदम सरबराही से परेशान हैं, उनकी फसलें खराब हो रही हैं। इसी तरह लो वोल्टेज की शिकायत से इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने की भी आवाम की तरफ से बातें सामने आ रही हैं। इटेला राजेंद्र ने धारानी का जिक्र करते हुए कहा कि धारानी पोर्टल में पाए जाने वाली गलतियों की वजह से लोग अपनी ज़रूरत पर अराजियात फ़रोख्त करने से भी खासिर हैं। हुकूमत इन गलतियों को दुरुस्त करने से गुरेज कर रही है। ప్రభుత్వం అనేక రకాల తప్పులని వారి నోటి ద్వారా చెప్పించడం కనబడతా ఉంది। అన్నిటికంటే పెద్ద అబద్ధం ఈ రాష్ట్రంలో కంటి రెప్పపాటు కరెంటు పోకుండా వ్యవసాయ రంగానికి 24 గంటల నాణ్యమైన కరెంట్ ఇస్తా అని చెప్పి గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో ఏదైతే చెప్పిండో అది శుద్ధ తప్పు। యావత్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రైతాంగం అంతా కూడా కంటి మీద కురుపు లేకుండా కాలిపోతున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, లో వోల్టేజ్తో కాలిపోతున్న మోటార్లు, లోడు భరించలేక కుప్పగొడుతున్నటువంటి సబ్స్టేషన్లు కోకొల్లలుగా ఇవాళ ఎక్కడికక్కడ రైతాంగం అంతా కూడా సబ్స్టేషన్ దగ్గర ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటే तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और रियासती कांग्रेस के साबिक सदर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमे के रोज़ तेलंगाना असेंबली से रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के खुतबे को गलत और गुमराह कुन करार दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि गवर्नर के खुतबे में आम लोगों को दरपेश किसी भी मसले पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसमें माली बहरान, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, ज़रई बहरान, तालीम और सेहत के शोबे को नज़रअंदाज करना, अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और दीगर मसाइल शामिल हैं। उन्होंने हुकूमत के उस दावे से भी इख्तलाफ किया कि तेलंगाना की आमदनी बढ़कर
84,000 करोड़ रुपए हो गई है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमे की सुबह ज़ेरे तामीर सेक्रेटेरिएट की इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही 10 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कसीरुल मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शहर हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन के पास आज सुबह उस वक्त हालात कशीदा देखे गए जब कांग्रेस कायदीन ज़ेरे तामीर नए सेक्रेटेरिएट में पेश आए आतिशज़दगी वाक़े का जायज़ा लेने जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस कायदीन व कारकुनान शब्बीर अली और मल्लू रवि की क़ियादत में ज़ेरे तामीर नए सेक्रेटेरिएट जा रहे थे। रात देर गए यानी तकरीबन 2 बजे रात को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट जो नई तामीर हो रही है वो बिल्डिंग में फायर एक्सीडेंट हुआ। ये ख़बर मिलते ही रेवंत रेड्डी साहब ने हमें हिदायत दी कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर वहाँ का मुआयना किया जाए और देखा जाए कि बिल्डिंग कैसी जली। लेकिन लोग कह रहे हैं, हमें इत्तला है कि केसीआर की जल्दबाजी की वजह से बिल्डिंग रात दिन काम की वजह से वहाँ ये फायर एक्सीडेंट हुआ। लेकिन डिपार्टमेंट ये कहता है, चीफ मिनिस्टर की पेशी ये कह रही है कि हम लोग पहले ट्रायल करें, हम लोग इसका फायर मॉक ड्रिल हमने मॉक ड्रिल करे हैं, लिहाजा ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमको वहाँ जाने के लिए अलो करो और हम देखेंगे, अगर वाकई मॉक ड्रिल है तो हम आके मॉक ड्रिल बोलेंगे, लेकिन नहीं जाने देना हमारे को, हमारे गांधी भवन में हमको गिरफ्तार करना, उसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि दाल में काला कुछ है। केसीआर साहब जल्दबाजी करके, ये केसीआर के घर का पैसा नहीं है, उनके ख़ानदान के कमाई में दौलत नहीं है, ये तेलंगाना आवाम की दौलत है, तेलंगाना का पैसा है। हर एक को हक़ है वो बिल्डिंग जाके देखने का और वो जली हुई चीज़ देखने का। अभी भी मैं डिमांड कर रहा हूँ वो हमको जाने दीजिए, बताइए। मैं ये भी बता रहा हूँ और बहुत बड़े शॉप होंगे, अच्छी खासी वहाँ एक मंदिर थी, 2 मस्जिदें थे, मस्जिदों को भी शहीद किया, मंदिर को भी शहीद किया, उसका शॉप बोलते हैं ना, शॉपम, तो उनको एक सज़ा मिली कि अच्छी खासी बिल्डिंग जली है और भी आगे जलेंगी। लिहाजा केसीआर तुम अपना सेंटीमेंट करे, अल्लाह ने अपना सेंटीमेंट बता दिया। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद में 40 करोड़ की लागत से IT टावर की तामीर को इंतज़ामिया की जानिब से मंजूरी मिलने पर ज़िले के अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुकामी BD&T कंपनी के मुलाजमीन ने केक काटा और खुशी का इजहार किया और मुकामी रुकन असेंबली जोगू रमना के अलावा वज़ीर IT के तारक रामा राव से इजहार तशक्कुर किया। నమస్తే, నా పేరు అంజలి రాథోడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నాను కేటీఆర్ గారికి, జోగు రామన్న గారికి, సంజీవ్ దేశపాండే గారికి, మెయిన్లీ అభిషేక్ అండ్ ప్రణవికి. ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకపోతే మాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేది కాదు. బేసికల్లీ ఇప్పటిదాకా ఐటీ అంటే ఏంటో ఎవరికి తెలీదు. చాలామంది బయటికి వెళ్ళి, అంటే హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు నా ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ చదువుకొని మళ్ళీ కాలేజెస్ అనుకుంటా హైదరాబాద్కి వెళ్ళి అక్కడే ఎంప్లాయ్మెంట్ వెతుక్కోవడం, ఫ్యామిలీ నుంచి చాలా దూరం ఉండడం అలాంటివి అవుతుండే, మెయిన్లీ ఆడపిల్లలకి. కానీ ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్లో రావడానికి బెస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఉమెన్ అన్న వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్యామిలీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడే ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా బాగుంది. ఇంకా మేము ఇప్పుడు 130 మెంబర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారు ఆదిలాబాద్లో. ఈ 130 కాస్త 260, 1000, 2000 అలా పెరగాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ నిన్ననే 40 crores మాకు శాంక్షన్ అయ్యే ఐటీ హబ్ కోసం. అది అలా అని యూత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా పెరిగి ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎకనామీ అన్నది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేటీఆర్ గారు, జోగు రామన్న గారు, संजीव देशपांडे గారికి థ్యాంక్ యూ. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब।
शहर हैदराबाद के शालीबंडा इलाके में वाक़ न्यू मदीना वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन डे सेरेमनी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीना रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने मेहमान खुसूसी, जबकि मेहमान एजाज़ी के तौर पर सीनियर सहाफ़ी TUWJ के सेक्रेटरी MAK फैसल, डॉक्टर निखिल व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान ने न्यू मदीना वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज शालीबंडा और मेहदीपट्टनम ब्रांच के तलबा व तालिबात को तालीमी मैदान में बेहतरीन मुजाहरा करने पर सर्टिफिकेट्स अता करते हुए इनामात से नवाजा, जबकि इससे कबल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद जहांगीर तनवीर ने मेहमानों का शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानान ने तलबा व तालिबात को मोबाइल पर बेजा वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तालीम हासिल करते हुए अपने वालिदैन, कॉलेज, रियासत और मुल्क का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। उन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी सलाहियतों में इजाफा करते हुए बेहतरीन ओहदों पर फायज होते हुए मुस्तकबिल रोशन करने की तलकीन की। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 28 सालों से सैयद जहांगीर तनवीर की निगरानी और सरपरस्ती में न्यू मदीना वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज से हर साल कई तलबा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए आज बेहतरीन ओहदों पर मुल्क व बैरून ममालिक में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं यहाँ का न्यू मदीना वोकेशनल जूनियर एंड डिग्री कॉलेज की तरफ से। आज हमारे स्टूडेंट का ग्रेजुएशन डे है और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है आउट ऑफ 100% 96% बच्चे हमारे पास हैं। बच्चों को काफ़ी मुबारकबाद देता हूँ मैं तमाम बच्चों की, और पेरेंट्स से जो है बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं हमारे कॉलेज में एडमिशन दिलाए। और मैं पूरे बिहाफ ऑफ माई मैनेजमेंट, मैं पूरे स्टाफ की तरफ लेक्चरर्स की तरफ से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और लेक्चरर्स को जो है काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो लोग इतनी क्वालिटी एजुकेशन देने की वजह से आज हमारा एजुकेशन कहाँ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। जज़ाकल्लाह खैर। ये कितने साल से आप जो है मैं 1994 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेरा कॉलेज 2002 में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कितने ब्रांचेस हैं आपके? मेरे टोलीशिकी मेहदीपट्टनम शालीबंडे पे ब्रांचेस है मेरे। क्योंकि मैं माइनॉरिटीज़ के बच्चों से जो है दोनों गुजारिश करूँ कि भाई वो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई हो, और स्पेशली आज के जनरेशन जो है लंदन, UK, यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, बजाय उसकी गवर्नमेंट जॉब को लेगा तो उनका लाइफ लॉन्ग का कैरियर रहेगा। थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर। 2023 और 24 के अंदर हमारे पास एडमिशन ओवर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे सिर्फ एडमिशन हो रहे हैं हमारे पास। तमाम लोगों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि भाई हमारे कॉलेज को मुझे एडमिशन दें। जज़ाकल्लाह खैर। नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद और ट्रुथ लैब्स हैदराबाद की जानिब से 4 फरवरी को फॉरेंसिक साइंस कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस एक रोज़ा सेमिनार का मकसद मुल्क में फॉरेंसिक साइंस के मौसर इस्तेमाल के ज़रिए क़ानून के नफाज, हर एक के साथ इंसाफ और अवाम के एतमाद को यकीनी बनाना है। इस सेमिनार में साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित मेहमान खुसूसी होंगे और मुल्क के सीनियर क़ानूनदा, माहिर क़ानून वो ब्यूरोक्रेट्स की शिरकत मुतवक्को है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर श्री कृष्णा देवाराव और चेयरमैन ट्रुथ लैब्स डॉक्टर PC गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात बताई। ఇంకా ప్లేస్మెంట్స్ అంటే మా దగ్గర బిర్పల్ మీద మా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో పోతే ఒక కోర్స్ ఉంది 12 ఏళ్ళ నుంచి రన్ చేస్తున్నాం 13 ఏళ్ళ నుంచి రన్ చేస్తున్నాం అక్కడ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్కి వెళ్ళిపోయారు, పోలీస్ సర్వీస్కి వెళ్ళిపోయారు, ఇన్స్పెక్టర్స్కి వెళ్ళారు, ప్రిజన్ ఆఫీసర్స్కి వెళ్ళిపోయారు, అండ్ ప్రాసిక్యూటర్స్కి వెళ్ళిపోయారు, రకరకాల వాటికి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ కొంతమంది చాలా మంది అమెరికా వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ అవకాశాలు లేదు. నీడ్ దేర్ బికాస్ ఇక్కడ ప్రతి మిలియన్ పీపుల్ 10 లక్షలకి 3 ఫారెన్సిక్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు. అక్కడ 300 మంది ఉన్నారు. అక్కడ అవసరం లేదు. जिला निर्मल के भैंसा कस्बे में गड्डेनावागू के करीब 2nd बटालियन भवन के तामीराती कामों का आगाज़ किया गया। निर्मल जिला SP प्रवीण कुमार और ASP कांतिलाल पाटिल ने भूमि पूजा की और 2nd बटालियन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज़ किया। इस मौके पर पुलिस अमला और दीगर मौजूद थे। सब हेड क्वार्टर గురించి మనకు గతంలోనే ఇక్కడ 10 ఎకరాలను మనం కేటాయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ బెటాలియన్ సబ్ హెడ్ క్వార్టర్ బైంసాపట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇక్కడ మనకు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇందుకోసం మనం కొంత గతంలో రోడ్ వర్క్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ బెటాలియన్ సబ్ హెడ్ క్వార్టర్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసము ఇక్కడ బ్యారాక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని చెప్పేసి గౌరవ
గత డీజీ గారు తర్వాత ప్రస్తుత డీజీ గారు అనుకొని ఈరోజు వారికి అగ్రిమెంట్తో సహా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు వాళ్ళకు బ్యారాక్స్కి సంబంధించి మనము ఏఎస్పీ బైన్సా మరియు వాళ్ళ అడిషనల్ కమాండెంట్ రాజ్ గారు అందరం కలిసి బ్యారాక్స్కు ఈరోజు మనము భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. సుమారుగా 2,59,00,000తోటి మనం ఈ బ్యారాక్స్ నిర్మాణం, అవసరమైన టాయిలెట్స్ నిర్మాణం, అదేవిధంగా సంప్, డ్రైనేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. రాబోయేటువంటి 6 నెలల్లో ఈ వర్క్స్ అన్ని పూర్తయి ఒక బ్యారాక్స్కు ఒక మంచి రూపం వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి టీఎస్ఎస్పీ మంచి కానిస్టేబుల్స్కు ఒక మంచి నివాసం ఉండటం కోసం ఒక మంచి ప్రదేశంగా ఇది రాబోయే కాలంలో ఉపయోగపడుతుందని తప్పకుండా ఆశిస్తున్నాను. అంతే క్వాలిటీతోటి అంతే నాణ్యతతోటి మంచి త్వరగా పూర్తయ్యేలాగా పోలీస్ శాఖ తరఫున తప్పకుండా మనము ఇక్కడే మేము పర్సూ చేయటం జరుగుతుంది. ఈ బెటాలియన్ కోసము ఇవన్నీ శాంక్షన్ చేసినటువంటి గౌరవ డీజీ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ టీఎస్ఎస్పీ బెటాలియన్ డీజీ మేయర్ గారికి, తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందరికీ నిర్మల్. शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा में सर्वे नंबर 231/200 के तहत वाक़ ज़मीन के मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल खबरें और फिर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान के बयान पर रद्देअमल जाहिर करते हुए ज़मीन के मालिकीन ने आज एक प्रेस मीट करते हुए ज़मीन से मुतालिक वजाहत पेश की। इस मौके पर उनके वकील ने तमाम तर तफसीलात बताई। मेरा नाम दामोदर मुंद्रा एडवोकेट है फ्रॉम डीएमए एडवोकेट्स। मैं हमारे क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे यहाँ आया हूँ। हमारे क्लाइंट्स जमा सिद्दीकी और तहनिया सिद्दीकी के कहने से मैं आया हूँ। वो दोनों जो है सो ये प्रॉपर्टी 19-4-424/1/1/ACDF टोटल एरिया 1735 स्क्वायर यार्ड्स है। ये इनके मालिक हैं। 4 सेपरेट रजिस्टर्ड सेल डीड से प्रॉपर्टी खरीदे हैं लोग। खरीदने के बाद करीब 400 गज 300 चिल्लर गज किसी ने कब्जा किया, उसका केस चल रहा है। 1200 गज इनके अपने कब्जे में है। क्योंकि वक्फ बोर्ड वाले इस पर क्लेम कर रहे थे, इस सिलसिले में जब ये सवाल आया कि वक्फ बोर्ड वाले क्लेम कर रहे थे प्रॉपर्टी पे, तो हमने एक वक्फ बोर्ड वाले ने नोटिस पुलिस में कंप्लेंट दिया, जिसके अगेंस्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुआ। रिट पिटीशन में तहनिया सिद्दीकी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वो रिट पिटीशन 2018 का था, 2022 में मेरे पास आए कि वो रिट पिटीशन पेंडिंग है, उसको देखने के लिए रिक्वेस्ट किया। फिर मैंने उस केस को हाथ पे लिया और हम लोगों ने केस में आर्गूमेंट्स किए, काउंटर फाइल हुआ और ये डिक्लेयर हुआ कि ये प्रॉपर्टी जो है सो दैट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वक्फ गजट नोटिफिकेशन। एज पर द गजट नोटिफिकेशन ए टोटली सेपरेट प्रॉपर्टी है और इसीलिए और इसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हाई कोर्ट ने मैटर को क्लोज किया और कंप्लेंट जो फाइल हुआ उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना है, उसको भी क्लोज कर दिया। क्योंकि ये कार्रवाई जो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई थी, वक्फ बोर्ड से कोई इशू नहीं था। जब सब इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन इनके पीछे पड़ गए, ये बताते प्रॉपर्टी सस्ते हैं बेचने के लिए, जब इनके पीछे पड़ गए तो नए नमूने के नए लिटिगेशन क्रिएट कर रहे प्रॉपर्टी में, जबकि प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर टाइटल है। ये 1200 स्क्वायर यार्ड कब्जे में है और बाकी का केस चल रहा है और ये प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन नहीं है। हमारे हाई कोर्ट का ऑर्डर पास होने के बाद मुझे ये सुनने में आया था कि चेयरमैन साहब जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, यह कहते हुए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। भाई एक तरफ आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी हाई कोर्ट में आते हैं तो कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी गजट नोटिफिकेशन के बाहर प्रॉपर्टी है ये, और अब चेयरमैन साहब विदाउट लुकिंग टू द रिकॉर्ड्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु हैज फाइल्ड रिटन papers in the court and the orders passed in the court against which the chairman is going and saying that it's a work property is something मेरे को लगता है कि उन्हें जिम्मेदारी का काम नहीं किया उन्होंने। जिम्मेदारी उनकी ये है कि वो वक्त रिकॉर्ड चेक करें, रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही कोई स्टेटमेंट दे। अगर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर हमारे क्लाइंट्स के इंस्ट्रक्शंस रहे ऐसे स्टेटमेंट है जो कार्रवाई करना है मेरे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन में, वो अलग बात है। बट जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं इसीलिए ये लोग परेशान होकर मुझे कहा कि एक बार सबको पब्लिक को बता दिया जाए कि प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन नहीं है, ये क्लियर टाइटल है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। थैंक यू। पुराने शहर के इलाके सुल्तान शाही चमन से मुत्तसिल बरखी ट्रांसफर में आज अचानक आग लग गई, जिससे अतराफ के लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। आग की इत्तला के साथ ही सरगर्म मजलिसी कारकुन मुज्जू पटेल ने फौरी पुलिस, फायर ब्रिगेड और बरखी अमले को तलब किया, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल गया था। वज़ीर-ए-आज़म हुक्म बरखी के ओहदेदारान ने बरखी सप्लाई को बहाल करने के इक़दाम किए। लंगरोज पुलिस स्टेशन हुदूद में शौहर ने बीवी का सरेआम कत्ल कर डाला।
तफसीलात के मुताबिक डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले यूसुफ की शादी 7 साल कबल करीना बेगम से हुई थी। उन्हें 3 बच्चे भी हैं। गुज़िश्ता कुछ साल से यूसुफ और करीना के दरमियान झगड़े हो रहे थे। नतीजतन मियाँ बीवी दोनों अलग रह रहे थे। करीना बेगम एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम किया करती थी, जिस पर नाराज़ होकर शौहर ने बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आज खातून स्कूल जा रही थी तो वो उसके पीछे गया और उसके सर पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया, जिससे खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों ने यूसुफ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। 9-9-15 మధ్యలో ఒక 100 డైల్ కాల్ రావడం జరిగింది డీజీ కంట్రోల్ నుంచి. దాని మీద మా పెట్రోల్ కార్ 2 వాళ్ళు పోయి చూడగా ఒక అమ్మాయి రక్తం మడుగులో పడి ఉంది. విచారించగా ఆమె అప్పటికి అన్కాన్షియస్ ఉంది. హాస్పిటల్ పంపిస్తే ఆమె చనిపోయింది. ఈ దాని పూర్వాలు ఏమున్నాయంటే అతని హస్బెండ్ వచ్చేసి అబ్దుల్ యూసుఫ్, ఈమె కరీనా బేగం వాళ్ళ భార్యను రాడ్తో కొట్టడం వల్ల ఆమె చనిపోయింది. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. భార్యాభర్తల మధ్య ఒక సంవత్సరం నుంచి కూడా ఆమె ఇక్కడ వాళ్ళ తల్లిగారి దగ్గర ఉంటుంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్తో కొట్టిందని మేము అనుకుంటున్నాము. దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత విషయాలు మీకు చెప్తాము. हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने शाहीनायतगंज पुलिस के साथ मिलकर एक ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से जुमला 12,50,000 रुपये नकद रकम और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। शहर हैदराबाद के आगापुरा इलाके में 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता जामा मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसा बउनवान जान से प्यारा हमारा ईमान मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे में मारूफ उलमाए दीन शिरकत करते हुए ईमान अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। आगापुरा और दीगर इलाक़ों के शहरियान से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की गई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौजूदा ज़मानों में बहुत ज़्यादा फितने मुसलमानों के ईमान को लूटने के लिए मुख्तलिफ़ हरबों को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मुसलमान बताते हुए मुसलमानों के दरमियान घुसकर काम कर रहे हैं। ख़ुसूसियत से शकील बिन हनीफ़ का फ़ितना आज के ज़माने में पूरे हिंदुस्तान में ख़ुसूसियत से हमारे शहर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल है। उसके मुख्तलिफ़ कारिंदे मुख्तलिफ़ मकामात पर नौजवान बच्चों को, भोले भाले मुसलमानों को ईमान से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तबलीग़ कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को, इस बात को महसूस करते हुए ईमान की हिफाजत के ख़ातिर, दीन की हिफाजत की ख़ातिर हमारे आगापुरे में आज का ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया जा रहा है। बतारीख़ 4 फरवरी 2023 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 8:30 बजे शुरू होगा और इस प्रोग्राम में सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल-मारूफ जाफ़र पाशा साहब क़िबला दामत बरकातुहुम फरमाएँगे। इसके अलावा बहुत सारे मुक़र्रिरीन के इसमें ख़िताबात होंगे। ख़ुसूसियत से हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुर्रहमान अत्तारी निज़ामी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी जाफ़री क़ादरी अल-मारूफ लतीफ़ पाशा साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मद अल-हुसैनी उर्फ़ काशिफ़ पाशा साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद इब्राहिम हुसामी क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती शाह ग़ुलाम मोहम्मद नवीद साहब क़ासमी क़िबला दामत बरकातुहुम के फ़ितनों से मुताल्लिक़ आगाही के लिए ख़ुसूसी ख़िताबात होंगे। इस प्रोग्राम को मुनाक़िद करने के लिए अहलियान मोहल्ला आगापुरा ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की है। ख़ास तौर पर यासीन भाई, अब्दुल अज़ीज़ साहब और शकील भाई वग़ैरह ने भी सिलसिले में फ़िक्र फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला इन फ़िक्रों को कबूल फ़रमाए। मैं तमाम मुसलमानों से ख़ुसूसियत से नामपल्ली, आगापुरा, मल्लापल्ली और अतराफ़ व अकनाफ़ रहने वाले तमाम ही मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने दीन व ईमान की हिफाजत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिले में अगर मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 9346337036 9346337036 9346337036।
9346337036। जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से 4 फरवरी बरोज़ हफ्ते को मुनक़िद शुदनी जलसे-ए-आम बउनवान मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारी के इंतज़ामात का आज निज़ामाबाद जमीयतुल उलमा सदर हाफिज़ लईक़ खान ने आरमूर का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर हाफिज़ शेख इब्राहिम सदर जमीयत उलमा हिंद आरमूर, नायब सदर उस्मान अली हजरमी और नुमाइंदा काउंसलर अतीक अहमद, यूसुफ, हाफिज़ अताउर रहमान, हाफिज़ नवीदुर रहमान, हाफिज़ हबीब रजवी और दीगर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस जलसे के दौरान ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहेगा। शाख आरमूर के तहत एक इजलास आम मुनक़िद किया जा रहा है 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा, जिसका मकसद है कि शहर में और पूरे आरमूर के हल्के के लोग जितने ज़िम्मेदारान उसमें आएंगे उन सब तक ये पैगाम पहुंचाना है कि मौजूदा दौर में हमारी ज़िम्मेदारियां क्या है, किस तरह हम नौजवान नस्ल को बिगड़ते हुए बचा सकते हैं और किस तरह ख़वातीन में फैल रही बुराइयों को हम रोक सकते हैं। इसी उन्वान से कि मौजूदा दौर में हमारी ज़िम्मेदारियां, इस उन्वान से जमीयत उलमा आरमूर का एक जलसे आम मुनक़िद हो रहा है उर्दू घर शादी खाना के पास सईदाबाद में, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मुल्क की मायानाज शख्सियत हज़रत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद क़ासमी बलग्रामी साहब, जो कि मुफस्सिर कुरान हैं, बहुत ही इल्मी शख्सियत है, जिनकी आरमूर पहली मरतबा आमद हो रही है। तो मैं आरमूर हल्के के पूरे ताल्लुक़े के ज़िम्मेदारान तक ये गुजारिश करना चाहूँगा, बल्कि आरमूर के आमतुल मुस्लिमीन से, मर्द और ख़वातीन से, सभी से दरख्वास्त करूँगा कि उस जलसे आम में शिरकत फरमाकर हज़रत वाला के ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ हों, और अगर आप उसमें शरीक होंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इल्मी मालूमात में आपके इजाफ़ा होगा। यहाँ पर की ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए हाफिज़ शेख इब्राहिम साहब सदर जमीयत उलमा आरमूर ने ये बड़ी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से एक जलसा यहाँ पर मुनक़िद किया जाए जिससे इस्लाह मुआशरा का काम हो सके। जमीयत उलमा हिंद पूरे मुल्क में इस्लाह मुआशरा की मुहिम, मुल्कगीर मुहिम चला रही है, जिसके हज़रत मौलाना अज़हर मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिसके ज़िम्मेदार है। और हैदराबाद में एक मीटिंग हुई थी जमीयत के, उसके बाद हाफिज़ इब्राहिम साहब मुसलसल कोशिश में थे कि इस्लाह मुआशरा का कोई ना कोई प्रोग्राम आरमूर में भी मुनक़िद होना चाहिए। तो जितने लोग उसमें उस प्रोग्राम को कामयाब करने में इनका साथ दिए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह जितने लोग उसमें शरीक होंगे, सामाईन जो भी आएंगे, सबके लिए मगरिब के बाद मर्द और ख़वातीन सबके लिए उर्दू घर शादी खाने में ताम का भी इंतज़ाम है। इसलिए दूर दराज से आने वाले और मकाम से आने वाले तमाम ही लोगों को मगरिब के फौरी बाद यहाँ पर आप तशरीफ़ लाएँ। के बाद नमाज इशा से फारिग होकर फ़ौरन जलसागाह में हाजिर हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें। तेलंगाना के शहर जगतियाल में सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद नूर की जानिब से 12 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर जलसे-ए-आम बउनवान नौजवानों में दीनी शऊर बेदारी मुनक़िद किया जा रहा है। आज इस जलसे के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस जलसे की निगरानी मुफ्ती खलीलुद्दीन इमाम ख़तीब मस्जिद नूर करेंगे। जलसे की सदारत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सईद अकबर नक्शबंदी फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर जाबिर क़ासमी शिरकत करेंगे। तमाम शहरियान जगतियाल से इस जलसे आम में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत मुल्क में फलाही तरक्की में सबसे आगे। तेलंगाना असेंबली के दोनों ऐवानों से सालाना बजट के इजलास के मौके पर गवर्नर का खिताब। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। 6 फरवरी को पेश किया जाएगा रियासती बजट। 8 तारीख को होगी बहस। बाहर शेर की तरह दहाड़ने वाली गवर्नर असेंबली में सीएम केसीआर की हिदायत पर कर रही थी अमल। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने गवर्नर पर लगाया इल्जाम। असेंबली में गवर्नर का खुतबा झूठ पर मुबनी। बीजेपी रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने मीडिया पॉइंट पर की बात।
तेलंगाना कांग्रेस एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने गवर्नर के खुतबे पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर का खुतबा गलत और गुमराहकुन। इफ्तिताह के करीब जेर तामीर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत में लगी जुमे की सुबह आग। फायर ब्रिगेड के अमले ने पाया आग पर काबू। वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।